आज एक महिला जो अपने गांव के ही एक प्रधान जी के पास जाती है और उनसे अपने दुख दर्दों को बयां करना शुरू करती है, तो प्रधान जी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन जब काम होगा तो उसके एवज में जो खर्चा आएगा वो कौन वहन करेगा? आखिर जब तुम पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारे काम को कैसे कराया जाएगा? आखिर हमारी भी तो मजबूरी है, हमारे पास कोई पैसों का पेड़ तो लगा नहीं हुआ है, और हम तुम्हारे काम को कैसे आगे ले जा सकते हैं जब हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे। तो कहती है कि साहब, मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन जो आप कहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके घर में चौका बर्तन कर दूंगी, मैं आपके घर में जो कहेंगे वो कर दूंगी, लेकिन किसी तरीके से साहब मेरा ये वाला काम आप जरूर करा दीजिए। तो प्रधान जी उसको नीचे से ऊपर तक एक बार निहारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये सब कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ और आओ चलो मेरे साथ। अब प्रधान जी उसे अपनी गाड़ी पर बैठाते हैं और लेके एक घर की तरफ चले जाते हैं। उस सुनसान वीराने घर पर जाते हैं, प्रधान जी और वो महिला बैठती है और दोनों लोगों के बीच में बातचीत शुरू होती है। और प्रधान जी उससे कहते हैं कि देखो, तुमसे मैं झाड़ू पोछे या इस तरीके का काम कराऊंगा तो ये ना तुम्हें अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत नौजवान और हसीन हो कि तुम्हें कोई भी एक बार भोगने से रोक नहीं पाएगा। तो वो प्रधान जी के तरफ गुस्से भरी नजरों से देखती है और कहती है कि मुझे आप इस तरीके के न समझिए, मेरे पति मर चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ जो चाहेंगे वो करेंगे। तो प्रधान जी कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तुम्हारा पति भी नहीं है, आखिर तुम्हारी ये पूरी जिंदगी कैसे कटेगी? तुम्हें कभी ना कभी किसी न किसी से तो ये सुख भोगना ही पड़ेगा, और हम तो तुम्हारे उसके एवज में इतने काम करा रहे हैं कि जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा कि उसमें कितने पैसों का खर्च आ जाएगा। अब उस बेबस लाचार महिला के पास कोई विकल्प नहीं रहता है और मजबूरी में प्रधान जी भी उसके बदन पर अपना हाथ फेरते हुए उसे अंदर कमरे में ले जाते हैं और जबरन उसके साथ वो घिनौनी हरकत शुरू करते हैं, उससे संबंध को बनाना शुरू कर देते हैं। वो महिला चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसे कोई बचाने वाला नहीं होता है। और प्रधान जी उस महिला के साथ अपने दुराचार को, अपने अत्याचार को जिस तरीके से भी कर पाते हैं उसे करके, और बाद में जब बाहर निकलते हैं उसे बताते हैं कि ये सब बात किसी से बताना नहीं, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी दर्दनाक है कि जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कि महज कुछ किलो गेहूं चावल की खातिर किसी विधवा महिला के साथ इस तरीके का खौफनाक वारदात हो, इस तरीके की उसके साथ दुराचार किया जाए, जिसे कहना बिल्कुल निंदनीय है। और इस तरीके के गिरे हुए लोग हमारे समाज में रहते हैं कि जिसके बारे में बोलने से पहले भी अपने आप को ही शर्म आती है। तो देर न करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना शुरू होती है गोरखपुर के भटहट गांव से। वही गोरखपुर जहां के आज के तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। उसी गोरखपुर जिले से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ता है भटहट, और उसी भटहट के बगल में एक गांव पड़ता है और उसी गांव से ये कहानी शुरू होती है, जो आजकल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब वो क्या है कहानी, तो सीधे शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, एक लड़की होती है जिसकी शादी उसी भटहट के एक गांव में कराया जाता है। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत, नौजवान और हसीन होती है, जिसे देखने वाले लोग बिल्कुल मोहित हो जाते हैं और बार बार उस महिला की तरफ देखते ही रहते हैं। जब वो महिला घर के बाहर पानी भरने जाया करती थी, घर के बाहर बर्तन धुला करती थी, तो आते जाते वालों की नज़र सिर्फ और सिर्फ उसी विवाहित महिला पर पड़ती, क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत और हसीन और नौजवान कि कोई भी उसकी तरफ मोहित हो जाया करता था। और इसी तरीके से वो महिला अपने पति के साथ बेहद खुश रहा करती थी और पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते थे। अब धीरे धीरे शादी के 1 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन अब
घर में पैसे नहीं होते हैं, कमाने के लिए कुछ रुपये नहीं होते हैं, तो अब करे तो क्या करे। आखिरकार हर पति के तरह ही उस पति को भी अपनी इस पत्नी को अपने घर पर छोड़ करके कमाने के लिए मुंबई जाना पड़ता है। और मुंबई वो इसलिए जाता है क्योंकि इससे पहले भी वो मुंबई में ही रहा करता था और वहीं एक कंपनी में, फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था। अब वो पति पत्नी को छोड़ता है और गोरखपुर रेलवे स्टेशन आता है और यहाँ से ट्रेन पकड़कर मुंबई चला जाता है और वहीं काम करना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे उसको वहाँ काम करते हुए तकरीबन 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा साल लगता है वैसे ही इस महिला के पति की तबीयत वहाँ खराब होना शुरू हो जाती है। अब वो आए दिन दवा लेता, ठीक हो जाता, फिर तबीयत खराब हो जाती, फिर दवा लेता, फिर ठीक हो जाता, और इसी तरीके से ये मामला वहां चलता रहता है कि तभी अचानक इस घर पर एक फोन आता है जिससे घर में चीख पुकार मच जाती है। और ये फोन ये होता है कि आपके नौजवान पति की यहाँ मुंबई में मौत हो गई है। अब ये सुनने के बाद पूरे घर वालों में चीख पुकार मच जाती है। इस पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब इसे कौन संभालेगा। इसके सामने, इसकी उम्र अभी महज 26 साल हुई है और इसके सामने पूरा जीवन गुजारना बाकी है। इसे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अब भगवान ने इतना बड़ा दर्द, इतना बड़ा जुर्म कर दिया था तो इसे सहना तो पड़ता ही। और इसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी होती है। पति का दाह संस्कार होता है, काम होता है, कुछ दिन बीतते हैं तो ये महिला सोचती है कि मुझे मायके वालों से कुछ मदद मिलेगी, तो वो मायके वालों की तरफ जाती है। लेकिन वहाँ उसके भाई ने उसे दुत्कार कर भगा दिया और कहा, जब हमने तेरी शादी कर दी तो तेरा इस घर से कोई मतलब नहीं है। अब उस महिला फिर वापस ससुराल आती है तो ससुराल वालों का भी वही नखरा, उनको भी उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बेटा था तो पैसे देता था, अब बेटा नहीं है तो बहू का क्या काम है। अब जो पति ने उसे एक कमरे का घर बना कर दिया था, पत्नी उसी कमरे में अपना जीवन यापन करती, लेकिन मजबूरी इस बात की थी कि उस पत्नी के पास न तो कोई रोजगार का जरिया था, न तो कहीं पैसे मिलने थे, और कोई कहीं से विकल्प नहीं था कि जिससे उसका जीवन यापन आगे हो सके। अब अगर कुल मिला जुला के देखा जाए तो सिर्फ उसके पास किसी तरीके का आय का साधन नहीं था, लेकिन उसको अपना जीवन यापन करना था कि तभी किसी से बातों बातों में पता चला कि कोटे से एक राशन मिलता है फ्री वाला, और वो राशन उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका राशन कार्ड बना होता है। अब ये राशन कार्ड कैसे बनेगा, ये भी एक मुश्किल का काम था, क्योंकि इस महिला के पास पैसे थे नहीं, राशन कार्ड में अप्लाई कैसे करती, उसमें भी तमाम जांच पड़ताल होती है। और किसी ने फिर बताया कि तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें विधवा पेंशन भी मिल सकता है, उससे भी तुम्हारा खर्चा चल जाएगा, और विधवा पेंशन के साथ साथ तुम मनरेगा में अप्लाई कर दोगी तो वहां से भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, और इसी के साथ तुम्हारा जीवन यापन कट जाएगा, क्योंकि तुम अकेली हो भी और तुम्हारे कोई बच्चे भी नहीं हैं। अब ये सब सुन के वो महिला थोड़ी खुश होती है और गांव के ही एक रोजगार सेवक से संपर्क करती है, उससे अपनी पूरी व्यथा बताती है। रोजगार सेवक इसे नीचे से ऊपर तक एक बार निहारता है, कहता है वो आज कितनी सुंदर महिला मिली है, चलो ठीक है तुम परेशान ना हो, पूरी बात बताओ। और पूरी बात सुनता है, प्रधान जी को बताता है किस तरीके से इतनी सुंदर महिला है। प्रधान जी कहते हैं उसे बुला लाओ। अब वो महिला प्रधान जी के पास आ जाती है। अब प्रधान जी उससे पूरी जानकारी लेते हैं और उससे कहते हैं कि इतना सब काम तो करा दूंगा मैं, लेकिन इसका खर्चा कौन देगा, पैसा कौन भरेगा। तो वो कहती है कि साहब मेरे पास तो जो है वो यही है, हम आपके घर में चौका बर्तन जो कहिए कर देंगे, लेकिन किसी तरीके से मेरा राशन कार्ड और विधवा पेंशन बनवा दीजिए। अब प्रधान जी कुछ सोचते विचारते हैं, कहते हैं चलो तुमको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे पास एक व्यवस्था है, तुम उसकी व्यवस्था करो, हम तुम्हारा सब कुछ बनवा देंगे। अब प्रधान जी की ये बात वो सुनती है, महिला कुछ समझ नहीं पाती है। बाद में प्रधान जी उसको अपने मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं, राशन कार्ड वार्ड जो भी है उसके लिए बातचीत करते हैं और उसे एक जगह पर ले जाते हैं और उसके साथ जबरन संबंध बना लेते हैं। अब इस बात का पता रोजगार सेवक को चल जाता है। फिर वो भी इस महिला को समझाता है कि देखिए मैंने ये आपको प्रधान जी से मिलवाया था, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो महिला कहती है कि देखिए मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ। अब पता लगा कि उसने भी संबंध बनाया। अब इसी क्रम में फिर जहाँ पर राशन कार्ड बनना था
उसके बाबू, उसके क्लर्क और तमाम बिचौलिए मिलके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 13 लोगों ने उस महिला के साथ दुराचार किया, संबंध बनाया। और ये पूरा मामला तकरीबन 3 सालों तक चलता रहा। सिर्फ और सिर्फ उसे राशन कार्ड और विधवा पेंशन और मनरेगा में नौकरी दिलाने के नाम पर अपनी अस्मत को 13 लोगों के सामने बिछाना पड़ा और 13 लोगों के साथ उसको संबंध बनाना पड़ा। लेकिन अब जो खौफनाक कहानी होने वाली है दोस्तों, उसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी। और भगवान की लाठी में देर है मगर अंधेर नहीं है, उनकी लाठी जब बजती है तो यही हाल होता है। अब आगे की कहानी सुनिए। एक दिन उस महिला की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि आए दिन प्रधान जी उससे संबंध बनाया करते थे, तो तबीयत खराब होने पर वो किसके पास जाए? वो प्रधान जी के पास जाती है, अपनी पूरी व्यथा बताती है। प्रधान जी उसे झोला छाप डॉक्टर के पास भेज देते हैं, बताते हैं कि दवा दे देना, पैसे मत देना। अब वो जाती है, वहाँ से दवा लेती है, कुछ दिनों तक ठीक रहती है, फिर वही बीमारी उसे हो जाती है। फिर प्रधान जी उसके पास जाते हैं और दवा के लिए दूसरे डॉक्टर के पास भेजते हैं, वो भी जांच करता है, दवा देता है, फिर घर चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद तबीयत खराब हो जाती है, तो प्रधान जी कहते हैं कि लगता है तुम्हें कोई बड़ी दिक्कत हो गई है, तुम्हारा ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। और एक बढ़िया डॉक्टर के यहाँ उसे भेजते हैं और वो ब्लड टेस्ट के लिए लिखते हैं। और ब्लड टेस्ट कराने के बाद जब रिपोर्ट सामने आती है तो डॉक्टर साहब के तो पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। उस रिपोर्ट में ये महिला HIV पॉजिटिव होती है। अब डॉक्टर साहब तुरंत प्रधान जी को फोन करके बताते हैं, करे तो इसकी तबीयत बिगड़ने का कारण ये है कि इसको तो HIV एड्स हो गया है। अब ये सुनने के बाद प्रधान जी को तो मानो हार्ट अटैक आ जाएगा, करे ये कैसे हो जाएगा, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो डॉक्टर कहते हैं कि ये सही है और ये जांच रिपोर्ट में आई है। बार बार प्रधान जी कहते हैं अरे नहीं नहीं, जांच रिपोर्ट हो सकता है बदल गई हो, ये किसी और की है। अब प्रधान जी उस महिला को कहते हैं कि तुम BRD मेडिकल कॉलेज जाओ, ये गोरखपुर का एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है और इसके चर्चे भी बहुत हैं, वो हम किसी और कहानी में आपको बताएंगे। अब वो BRD मेडिकल कॉलेज जाती है, फिर वहाँ ब्लड टेस्ट कराती है, वहाँ भी जांच कराती है और वहाँ भी ये महिला HIV पॉजिटिव निकल जाती है। अब जब HIV पॉजिटिव ये महिला निकल जाती है तो फिर प्रधान जी को फोन करती है और बताती है कि हाँ वही बीमारी है मुझे। अब प्रधान जी को तो मानो हाथ पांव फूल जाते हैं। प्रधान जी उस रोजगार सेवक को बताते हैं, रोजगार सेवक और बाकी 13 लोगों को बताता है कि अरे भाई उस महिला को HIV पॉजिटिव थी। अब धीरे धीरे सारे लोग अपना टेस्ट कराते हैं, पता चलता है कि 13 के 13 लोगों को HIV एड्स हो चुका है। अब इन लोगों के तो मतलब सांसें ऊपर से नीचे नहीं हो पा रही थी, नीचे से ऊपर नहीं हो पाती हैं। और जैसे ही ये बात उस लैब वाले के माध्यम से गांव में फैलती है कि 13 लोगों को HIV पॉजिटिव हो गया है और पहले उस विधवा महिला को HIV था। अब इसके बाद पूरे गांव से लेकर पूरे जिले में हड़कंप मच जाता है कि 1 दर्जन लोगों को अचानक से HIV कैसे हो गया। अब इस मामले की पूरी जांच की जाती है, तो उसी जांच सेंटर में जब वो बता रही होती है तो महिला अपनी पूरी दर्दनाक कहानी बयां करती है और बताती है कि राशन कार्ड, विधवा पेंशन बनवाने के लिए मुझे अपनी अस्मत को इसी तरीके से 13 लोगों के सामने परोसना पड़ा, तब जाके मेरा इतना बड़ा काम हो पाया। अब ये खबर जैसे ही आग की तरफ फैलती है तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये थी कि इन 13 लोगों ने उस महिला के साथ साथ अपनी पत्नी के साथ भी संबंध बनाया था। अब पत्नी की तो मैंने बहुत जांच पड़ताल की कि मेडिकल रिपोर्ट मिले कि उन लोगों को भी HIV हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन उन बेचारियों का कोई गलती नहीं था और शायद कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट मिली नहीं, 13 लोगों की पत्नियों को भी HIV एड्स हो सकता है। तो एक रिश्वत के चक्कर में इतनी बड़ी बीमारी पाली गई कि सिर्फ एक महिला का राशन कार्ड और विधवा पेंशन बनाने के लिए 26 जिंदगियों को दांव पर लगा दिया गया। और इस तरीके से बाद में जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि उसका पति मुंबई रहता है और शायद उसी को HIV एड्स रही होगी, तभी बार बार वो बीमार पड़ने के बाद मौत होती है उसकी और उससे इस महिला को HIV एड्स हुआ। और इस महिला के साथ जितने लोगों ने संबंध बनाया इन लोगों को HIV हुआ। और इसी के साथ दोस्तों इस रिश्वत की खूंखार कहानी खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।